नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों कतर से हमारा देश का जो 8 नंबर्स नेवल ऑफिसर्स को छोड़ दिया गया है। सजाए मौत सुनाया था, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया। फिर वो देश पहुंच गया, जिसका ऊपर मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था। मैंने उसी वीडियो में कहा था, ये जो पूरा क्रेडिट है, ये देश का सरकार के साथ देश का जो लीडर है, उसी को जाता है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, इसमें मोदी जी का कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है पॉलिटिकल, वो एक लीडर है, पॉलिटिशियन है, उनको शायद मोदी पसंद नहीं हो सकता है। काफ़ी सारा लोग हैं जो मोदी जी को क्रेडिट देना पसंद नहीं करता है, वो ठीक है। लेकिन उसमें ये कहना कि फ़िल्म स्टार शाहरुख खान इसका पीछे जो पूरा क्रेडिट है उनको जाता है, ये तो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि शाहरुख खान का काफ़ी सारा पिक्चर्स है जो वहाँ गया था, कतर का आमिर के साथ खींचे थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि ये पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। देखो, मैं उसका ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हो सकता है सुब्रमण्यम स्वामी पॉलिटिशियन है, अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल रहा होगा, या तो उनको अपना जो दिमाग है उसमें ये समझ ही नहीं आता होगा डिप्लोमेसी क्या होता है, डिप्लोमेट्स क्या है। हो सकता है, वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इसका जो रियलिटी है, ये जो हमारा ऑफिसर्स को वहाँ से छुड़ा के लाया गया है, इसका पीछे जो गेम हुआ, जो मैं आज आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। देखो, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या दिया क्या नहीं दिया, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो पॉलिटिशियन है, कुछ भी बोल सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हालांकि शाहरुख खान ने भी यहाँ पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर उनका कोई रोल नहीं है। अब सरल भाषा में, साधारण नॉलेज में वो क्लियर है, शाहरुख खान का वहाँ पर 0% भी कोई रोल नहीं है। इसमें जो पूरा रोल है ना, हमारा देश का जो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर से लेके देश का जो फॉरेन मिनिस्टर, साथ में जो एनएसए है अजित डोभाल साहब, इनका बहुत बड़ा रोल है। उन्हीं के बिना ये, मेरा तो मानना है, मोदी सरकार का लास्ट 10 इयर्स का सबसे बड़ा डिप्लोमेट जीत है, मेरा मानना है। मैं वो आपको दिखाता भी हूँ। क्योंकि देखो, ये कहानी तो वही था, आपको मालूम होगा। ये जो 8 नंबर्स नेवी ऑफिसर्स है, जिसको पकड़ा गया था, एलिगेशन वही था, ये अल दहेड़ा बोल के जिस कंपनी में काम कर रहा था, सबमरीन का ऊपर एक प्रोजेक्ट कर रहा था, सीक्रेट प्रोजेक्ट। तो बाद में कतर गवर्नमेंट ने इसको पकड़ लिया था। पहले तो किसी को खबर भी नहीं था, महीना भर तक किसी को मालूम ही नहीं था। पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने खबर चलाया था, उसके बाद मालूम पड़ा। हमारा जो कतर का एम्बेसडर है, हमारा देश का, उनको परमिशन दिया गया था मिलने के लिए। महीना भर तक तो मालूम ही नहीं था। एलिगेशन नहीं था कि ये स्पाई कर रहा था, उस सबमरीन प्रोजेक्ट का डेटा इसराइल को दे रहा था। अब इसराइल का बात यहाँ पर आते ही कतार गवर्नमेंट का दिमाग गर्म हो जाता है। इनफैक्ट कतार गवर्नमेंट ही नहीं, क्योंकि 56 57 जितना मुस्लिम कंट्री है, उसमें से 97 98% देश है जो इसराइल को पसंद नहीं करता है। और ये जो पूरा कहानी है, इसराइल वर्सेस मिडिल ईस्ट का जितना मुस्लिम कंट्री है, या सेंट्रल एशिया का भी जितना मुस्लिम कंट्री है, ये आज का नहीं है। ये कोई इसराइल पैलेस्टाइन ये नहीं है। इसका जो असली कहानी है, 1400 1500 ईयर्स पुराना कहानी है। यहूदियों को मारना, यहूदियों को खत्म करना, ये जो उसी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ये उनका मेन कहानी है। और कतार एक ऐसा देश है जिसमें इतना तेल है, इतना तेल है, आप सोच ही नहीं सकते हो। छोटा देश है, डेमोग्राफी हमारा देश से बहुत ही छोटा है। इनफैक्ट वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। और वहाँ पर मैं एग्जैक्टली डाटा श्योर नहीं हूँ कि फर्स्ट या सेकंड पोजीशन जो बाहर से जाके काम करता है वो भारत से है। बड़ा बड़ा सीईओ है, बड़ा बड़ा कंपनी में डॉक्टर है, इंजीनियर है, टैक्सी ड्राइवर है, होटल मैनेजर, होटल का वेटर, सब कुछ है। फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में हमारा देश है, राइट। और वहाँ का जो जनता है, ये कतार गवर्नमेंट के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता है, उनका औकात ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पर वो डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, वहाँ कोई कुछ बोल नहीं सकता है। वहाँ पर जनता को वही सिखाया जाता है, इसराइल तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, ये यहूदियों को खत्म करो, और तुम्हें जो चाहिए हम दे देंगे, उसमें क्या है। इनका वही फंदा है, फ्री चाहिए ले लो, फ्री घर चाहिए ले लो, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए ले लो, वो भी बढ़िया से बढ़िया। लेकिन कभी जबान हमारा अगेंस्ट में मत खोलो। वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, ये जो कहता है वही होता है, अमीर ऑफ कतर है।
तो यहाँ पर जब पकड़े जाते हैं कि इज़राइल के लिए स्पाई कर रहा था, तो ये खबर थोड़ा-सा गर्म हो जाती है। अब कतर में इज़राइल का अगेंस्ट में काम करता है और उसी टाइम पर इज़राइल का अगेंस्ट में काम किया हुआ आदमी उन्हीं का देश में है, तो अगर जनता भड़क जाएगा, तो कतर के गवर्नमेंट के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा या कतर के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी भले ना हो, लेकिन जनता तो जनार्दन होता है ना, क्योंकि 26 अक्टूबर 2023 में इन्होंने सज़ा तो सुना ही दिया था, इन लोगों को फांसी दे दो, कतर का कोर्ट ने तो सज़ा सुना दिया था। उसके बाद जब हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी COP28 जाता है नवंबर महीना में, और 5 दिसंबर को वो मोदी जी कतर का जो अमीर है उनसे मिलता है। गेम चालू होता है यहाँ से। जी हाँ, पूरा गेम यहाँ से चालू होता है, क्योंकि देखो उसी के बाद अब ये डेट देखिएगा ध्यान से, 26 अक्टूबर को सजाए मौत सुनाते हैं, राइट। उसके बाद 1 दिसंबर को देश का प्राइम मिनिस्टर वहाँ दुबई में मिलता है कतर का अमीर के साथ, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर। फिर 3 दिसंबर को हमारा देश का जो एम्बेसडर वहाँ पर है उसको एसेस करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद 7 दिसंबर को वहाँ पर हियरिंग होता है। फिर 28 दिसंबर को वहाँ पर जो कतर जिस कोर्ट ने इनको सजा मौत सुनाया था, उसी कोर्ट ने कहा कि सजाए मौत नहीं होगा, इन लोगों का लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होगा। रद्द हो गया फांसी वाला सजा। फिर उनके बाद आफ्टर 45 डेज 12 फरवरी 2024 को 8 मेंबर्स को छोड़ दिया जाता है, जिसमें से 7 मेंबर्स ऑलरेडी पहुंच चुका है और एक मेंबर्स का उसका डॉक्यूमेंट्स का कुछ वेरिफिकेशन का काम है, वो भी आ जाएगा। तो बीच में ये जो खेल हुआ, क्योंकि उसी टाइम पर अक्टूबर 7 हमने देखा इसराइल हमास का लड़ाई हुआ था, मिडिल ईस्ट का सारा मुस्लिम कंट्री इसराइल का ऊपर आ गया था। हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया था, ओपनली सपोर्ट भी किया था इसराइल को, क्योंकि कतार को इसमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कि हमने देखा नूपुर शर्मा वाला केस में वही कतार था जिन्होंने नूपुर शर्मा का बयान का ऊपर उन्होंने भी रिएक्शन दिया था। और कतार वही देश है जो हमारा देश का जो ये भगोड़ा, ये क्या नाम है, जाकिर नायक, उनको कतार ने बुलाया था जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर गेस्ट बना के स्पीच देने के लिए। क्योंकि कतर पहले से हमारा साथ इस टाइप का कर रहा था, क्योंकि उसका पास तेल है यार। उस देश को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्ट करता है, ईरान का सपोर्ट में वो देश है। वहाँ पर तालिबान का टॉप लीडर वहाँ बैठा हुआ है दोहा में, हिजबुल्ला का टॉप लीडर वहाँ बैठा हुआ है, हमास का टॉप लीडर वहाँ पर बैठा हुआ है। और इस्लामिस्ट जितना कंट्री है उनमें से हर देश से ये आंख मिला के बात करता है, किसी से नहीं डरता है। इतना पैसा है इनके पास, और इनका जितना जनता है वो कभी इनका अगेंस्ट में नहीं जाता है, क्योंकि उनको जो चाहिए फ्री में सब मिल रहा है। ये है मेन कहानी, राइट। तो अब यहाँ पर बात आता है, मोदी जी ने तो मिला, लेकिन मोदी जी ने तो मिलते ही ऐसे नहीं कह दिया ना कि भाई देखो तुमने जो डिसीजन लिए गलत है, तुम उसको हटा दो। क्योंकि वहां पर वो भी डिफेंस में बोलेगा ना कि मोदी साहब आप बोल रहे हो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तो कोर्ट का डिसीजन है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो मोदी जी शायद उसको बोल देता होगा कि देखो भाई, मैं जानता हूँ कतार को, कतार में माए बाप आप ही हो, कतार का जो अमीर है वही माए बाप है। भाई साहब, आपका देश में कौन सा ऐसा लोकतंत्र है, कौन सा ऐसा डेमोक्रेसी है जो आपके बिना कोई काम कर सकता है, आपके बिना ऑर्डर का कोई काम कर सकता है, आपका अगेंस्ट में कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी है नहीं। बात बिल्कुल सही है। अगर वो चाहे फांसी भी दिलवा सकता है कोर्ट का, तो वो चाहे विड्रॉ भी कर सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ही नहीं, वही माए बाप है। इमरान खान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रातों रात छोड़ दिया था। क्यों? इसी के लिए छोड़ा गया था ना। और ऐसे मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, आप उठा के देख लो। ऑपरेशन गंगा, रशिया यूक्रेन का वॉर से कौन लाया था? मोदी जी ने लाया था। अफगानिस्तान से कौन लाया था? देवी शक्ति का नाम पर जो ऑपरेशन किया था, मोदी जी ने लाया था। यूमेन से लाया था राहत। एग्जाम्पल्स है काफ़ी सारा, पाकिस्तान का मैंने जो दिया। तो मोदी जी को इसे कोई ना नहीं कर सकता है। तो कतर का अमीर ने बिल्कुल इसका ऊपर सोचा होगा। देखो ये जो शतरंज का जो खेल है ना, इसमें जो मेन राजा है ये मोदी जी है। इनका जो मंत्री है, ये दो है इस शतरंज वाला खेल। क्यों है? क्योंकि एक आपको जो पॉलिटिकली लड़ना है, और एक आपको जो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, अजित डोभाल साहब। तो ये दोनों मंत्री को मोदी जी ने तैयार किया। हमने देखा हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वो उसी बीच में उड़ान भरता है ईरान के लिए। ईरान में जाके जो
साभार पोर्ट है, जो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने के लिए जो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉरिडोर बनाया गया है, उसका ऊपर बातचीत होता है। इसी बातचीत में बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ कतर का और भारत का बीच में, ये जो ऑफिसर्स को लेके डेथ सेंटेंस सुनाया था, इसी का बीच में। क्योंकि देखो, ईरान एक ऐसा मुल्क है, उसका दुश्मन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो दोनों का साथ, इसराइल का साथ कभी एक ही मंच पे नहीं आते, सपोर्ट ही नहीं करते, नाम ही सुनना पसंद नहीं है। लेकिन उसी ईरान का साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का साथ भी अच्छा रिश्ता है। भारत आज दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसका ना कोई दुश्मन है, ना कोई फ्रेंड है। हम सबका साथ बराबर मिलजुल के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर किसी को मालूम है भारत का ये जो प्राइम मिनिस्टर है बहुत ही स्ट्रांग है, और इनका जो पॉलिसी है बहुत ही बढ़िया है। डिप्लोमेट्स वाला एंगल में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो जयशंकर साहब ने उसको बता दिया होगा कि देखिए साहब, क्योंकि हमने देखा जयशंकर साहब जो ईरान रिपब्लिक का जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर इब्राहिम रईसी, उनको भी मिला था। उनको ज़रूर कहा गया होगा कि साहब आप ये कतार वाला से बात करो, ये जो कर रहे हैं ना ये सही नहीं है। क्योंकि एक तो पहले वो जो ऑफिशियली उनको पकड़ा है, उसका अगेंस्ट में जो एलिगेशन लगाए हैं, आज तक उसको कंफर्म नहीं कर पाया है, आज तक वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाया। क्योंकि ये जो जो एलिगेशंस लगाया गया है ना, बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये फंसाया गया था, कारण वही था, इसराइल का नाम लेके उनको पकड़ना था, पकड़ लिया था, और इसराइल का टाइम पर उनको दिखाना था, जनता को भी दिखाना था ना कि देखो हमेशा कर सकता है इसराइल का नाम पर अगर कोई यहाँ पर गलत कार्रवाई करेगा, क्योंकि जनता इसराइल का नाम पर ऐसे ही भड़क जाते हैं। तो रईसी साहब ने उसको कॉल करके बोला होगा कि देखो शेख, तुम जो कर रही हो ये सही नहीं है, छोड़ दो इन लोगों को। क्योंकि इंडिया ऐसा देश है ना, इसका साथ तुम बिजनेस पॉलिसी, तुम्हारा जो इकोनॉमी डेवलपमेंट वाला जो काम है ना, वो भी कर सकते हो। देखो, भले ही आपका पास बहुत ज़्यादा तेल हो जाए, आप निकलते रहते हो, अगर वो खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा तब क्या फ़ायदा फिर आपको तो वही सेंध ही बिकना पड़ेगा। पहले तो उन्होंने समझा दिया, मोदी जी ने 1 दिसंबर को बता दिया था, फिर जयशंकर साहब ने ईरान का थ्रू उनको समझा दिया होगा। उसका बीच में हमारा देश का जो एनएस है, अजीत डोभाल साहब, वो उड़ान भरता है 2 बार। और अजीत डोभाल साहब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 टाइम वो कतार का विजिट किया। और आपको क्या लगता है हर बार एक ही आदमी को मिलने के लिए जाता था? बिल्कुल नहीं। 6 ऑफ 6 टाइम वो आदमी अलग अलग लीडर को मिलता था। क्योंकि मैंने कहा ना, वहाँ पर तालिबान का लीडर भी है, हमास का लीडर भी है, हिजबुल्ला का लीडर भी है। क्योंकि आज हमारा रिश्ता अफगानिस्तान का साथ भी बढ़िया है, हम गेहूँ दे रहा है, हम मेडिसिन दे रहा है, हम वहाँ पर फाइनेंस कर रहा है। तो तालिबान भी हमारा साथ अच्छा है। हम इनफैक्ट चाइना का साथ भी अच्छा है। भले चाइना हमारा कंपटीटर है, काफ़ी हद तक हम चाइना के साथ मैच नहीं करते, लेकिन चाइना के साथ हम 1.25 बिलियन डॉलर का बिजनेस भी करते हैं। हम रसिया का साथ भी अच्छा है, रसिया तो एक लॉयल फ्रेंड है हमारा। हम यूएस का साथ भी अच्छा है, वही यूएस, वही इसराइल, ईरान का साथ अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा साथ ईरान का भी अच्छा रिश्ता है। क्योंकि ये डिप्लोमेसी का विन है। जो देश का लीडर है, उनका जो गेम है ना, ये वही होता है। सुब्रमण्यम स्वामी को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उस लेवल तक सोच ही नहीं सकता है। देखो, शतरंज का इस खेल में जो 2 मंत्री हैं, दोनों ने अपना काम कर दिया। पहले तो मोदी जी ने कहा, फिर जयशंकर साहब ने कहा, फिर अजित डोभाल साहब ने कहा। अब इसमें जो एंगल है, ये बिजनेस वाला जो एंगल है। क्योंकि देखो, जितना भी ऑयल क्यों ना निकलते हैं, उस देश को भी पैसा चाहिए, पावर चाहिए। पावर तब भी मिलेगा जब भी आपका पास पैसा होगा। तो पैसे के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो इसी कतार के साथ भारत ने एक डील किया, जो कमिंग 20 ईयर्स के लिए। क्या डील किया कि 78 बिलियन डॉलर का जो एलएनजी का डील है, यानी लिक्विड नेचुरल जो गैस है, ये कतार से भारत सरकार खरीदेगा, वो भी बेस्ट रेट पर। और इस बिजनेस के दौरान 20 ईयर्स में भारत के लिए $6 बिलियन का एक प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि कतार ने एक बेस्ट रेट दिया है। और कतार के लिए भारत होगा यहाँ पर एक बायर। बायर का डिमांड्स होता है, सामने वालों को सुनना पड़ता है। तो कतार गवर्नमेंट का चारों तरफ से इसका जो फॉर्मूला है, अगर आप देखिएगा, इधर कतार को अगर ईरान का प्रेसिडेंट ने कहा होगा कि देखो साहब, तुमने जो ये किया है ना, ये सही नहीं है। अगर कल को तुम भारत का साथ ये बिजनेस डील भी कैंसिल कर देगा, फिर भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कतार में है,
मोदी जी का एक कल पर अगर वो सारा लोग वापस इंडिया आ जाए, कतर का इकोनॉमिक क्लैश हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले वो अपने आप खड़ा कर लेगा, पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्ताह भर 10 दिन महीना के लिए तो होगा। कतर जैसा देश वो कभी नहीं चाहेगा, कि कतर वो देश था जिन्होंने फीफा का वर्ल्ड कप भी अरेंज किया था ना, अपने हिसाब से किया था। भले फीफा का बहुत बड़ा रूल रेगुलेशन हो, किस कुछ नहीं माना था उन्होंने, अपने हिसाब से किया था। तो यहाँ पर उनको ऐसे महीना भर के लिए अगर इकोनॉमिक क्लेश हो जाएगा, कतर की जनता के लिए वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगा, बाद में कतर की गवर्नमेंट को वो समझाने के लिए। तो ये काफी सारा बातें हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी वहां से चालू होता है। 1 दिसंबर को मोदी जी जिस दिन कतर का अमीर को मिला था, फिर जयशंकर साहब, फिर अजित डोभाल साहब, और उसके बाद आता है ये जो बिजनेस पॉलिसी। सब कुछ मिला के ही एक देश का जो इकोनॉमी है, एक देश का जो लीडर है, तभी हो सकता है ना। उसको पावर भी दिखाना पड़ेगा, पॉलिसीज भी बनाना पड़ेगा, पैसा भी कमाना पड़ेगा। तो पैसा कमाने के लिए भले इनका पास ऑयल है, लेकिन खरीदने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, देश चाहिए ना। जो एलएनजी हम खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? कि हमें ज़रूरत है। दूसरा देश को ऑयल का ज़रूरत है, वो खरीदेगा। लेकिन कोई नहीं खरीदेगा अपना ऑयल में, क्या वो स्विमिंग करेगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आफ्टर ऑल उन्होंने सारा कैलकुलेशन करने के बाद इन्होंने वही डिसाइड किया कि नहीं भाई, इसको छोड़ दिया जाए। और आखिर उन्होंने वही किया। क्योंकि आज का दिन में भारत अकेला ऐसा देश है, दुनिया में हर देश का साथ उनका जो रिश्ता है, ना किसी का साथ भारत फ्रेंड है, ना किसी का साथ भारत दुश्मन है। हर किसी के साथ मिलके भारत चलता है। क्योंकि हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो मेन मंत्र है वो भी वही है, वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा दुनिया एक परिवार। और ये सच है। इसीलिए आज देखो मोदी जी कहाँ गया हुआ है, यूएई में गया हुआ है ना। तो वहां से मोदी जी कहाँ जाएगा? फिर वही कतार ही जाएगा। और ये कतार जो मोदी जी जा रहा है, आज जा रहा है, आज 14 फरवरी है ना, थोड़ी देर के बाद मोदी जी फिश करके उड़ान भरेगा, कतार पहुंच जाएगा, और वही अमीर को मिलेगा। तो कतार का अमीर को मिलने का ये कोई प्रोग्राम पहले से नहीं था। कभी क्या होता है, कोई देश का प्राइम मिनिस्टर को किसी को मिलने के लिए प्रोग्राम बनाता है ना, 1-2 महीना पहले से वहाँ स्टार्ट हो जाता है, शेड्यूल पूरा दिया जाता है, मीडिया को दिया जाता है, सिक्योरिटी एजेंसियों को दिया जाता है। लेकिन ये सडनली हुआ, कब हुआ? 12 फरवरी, जिस दिन कतार गवर्नमेंट ने हमारा देश का जो नेवल ऑफिसर्स को छोड़ दिया था। क्योंकि हमें ये भी दिखाना है ना कि भाई आपने हमारा सुना, हम भी आपका शुक्रगुजार हैं, हम आपका साथ 78 बिलियन का जो ये डॉलर का जो एलएनजी प्रोजेक्ट है उसको भी कंटिन्यू करते हैं। इसको कहते हैं लीडरशिप। सुब्रमण्यम स्वामी को समझ में आए, किसी वर्ग को आए नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सच है, मोदी सरकार का 10 इयर्स में डिप्लोमेटिक विन का सबसे बड़ा विन ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेसिकली वही था मेरा पॉइंट जो आज आपको समझाना था। ये शाहरुख खान फारूक खान का चक्कर में मत पड़ी, ये बिल्कुल अफवाह है। इनफैक्ट उन्होंने खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया है। बेसिक पॉइंट वही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अब आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।